अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नॉवेल किताब की 17वीं किस्त सुनते हैं। नूरपुर में सारी तैयारियां मुकम्मल है ना अब्दुल मन्नान? ख्याल रखना कि इस मौके पर कोई बदमज़गी ना हो। डाके की वारदात के बाद वैसे ही मीडिया वाले बड़ी तनकीदें कर रहे हैं। एसपी भी खिंचा सा है। इस रात नूरपुर थाने में मौजूद नफरी को बगैर इसके इल्म में लाए स्मगलर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के मामले को उसने खूब हवा दी है। उसकी बातों से मीडिया ने यही तासुर लिया है कि थाने में मौजूद नफरी को वहां से बताया जाता तो नूरपुर में बर वक्त डाकू के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन होती। इसके वावेले की वजह से लोग पूरी तरह अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि लकड़ी और खालों की स्मगलिंग को रोकना कितना बड़ा कारनामा है। आप एसपी की बातों पर कान न धरें सर। इसका मामला इस खिसियानी बिल्ली का सा है जो सिर्फ खंबा ही नोच सकती है। अपनी तरफ से तो इसने और इसके साथियों ने बड़ी अच्छी चाल चली थी कि डकैती की वारदात के हंगामे में किसी का स्मगलिंग की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन अनवर की बरवक्त इतला ने इन लोगों की ये साजिश नाकाम कर दी। मीडिया वाले भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि स्मगलिंग के तदारुक के लिए की जाने वाली कार्रवाई की अहमियत को ना समझ सकें। उन्होंने एसपी की बकवास को सिर्फ इसलिए अहमियत दी है कि इन्हें आपके और उसके दरमियान चपकलिश की बू आ गई है और अब वो इस आग को हवा देकर अपने अखबारात के लिए चटपटी खबरें हासिल करने की कोशिश में हैं। नूरपुर की गरीब आवाम के डाकुओं के हाथों लुट जाने की खबर भी उन्होंने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए छापी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज जब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए जाएंगे तो ऐसी किसी शिकायत की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहेगी। नूरपुर में डाकुओं ने जो वारदात की थी इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बस चंद लोग ही थे जो इससे मुतासिर हुए थे। वारदात के अंदाज से लगता था कि डाकू बहुत उजलत में अपनी कार्रवाई करके फरार हो गए होंगे। बाकायदा मनसूबाबंदी से की जाने वाली डाकाजनी में उमूमन इस कदर उजलत देखने में नहीं आती। वो बड़ी तफसील से कार्रवाई करते हैं। लेकिन नूरपुर में मामला मुख्तलिफ था जिससे शहरयार को अपने इस शक पर भी यकीन हो गया कि ये सारा मसनूई सेटअप था और डाकाजनी की वारदात सिर्फ ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए करवाई गई थी। डाकाजनी की इस वारदात को इशू बनाते हुए कुछ लोगों ने वजीर बिजली और पानी के नूरपुर जाने को सिक्योरिटी के हिसाब से रिस्क करार देते हुए दबे लफ्जों में इस तकरीब को डिले करने की भी तजवीज़ पेश की थी। इस सिलसिले में इसने वजीर साहब से ज़ाती तौर पे बात करके इनसे तकरीब वक्त पर ही मुनक्किद करने की तायद हासिल कर ली थी। वो खुद इस बात पर मुत्तफिक थे कि एक आम सी वारदात को अहमियत देकर तकरीब मुलतवी करने की कोई ज़रूरत नहीं। शहरयार से बात होने के अगले ही दिन अखबारात में इनका ये बयान शाया हुआ था कि मुझे मौत से नहीं डर लगता। इस बात पर वजीर साहब की खूब वाह हुई थी। शहरयार के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था कि वज़ीर साहब ने आने से इनकार नहीं किया था और तकरीब उन्हीं तारीखों में मुनक्किद हो रही थी। एक दिन पहले वो खुद नूरपुर का चक्कर लगाकर तकरीब के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात के बारे में हिदायत देकर आया था। डाके के बाद खौफजदा हो जाने वाले नूरपुर के बाशिंदों से उसने ख़ास तौर पर बातचीत की थी और उन्हें समझाया था कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और इसे याद रखें कि इनके आने वाले कल को रोशन और ताबनाक बनाया जा रहा है। गांव वाले इस नुक्ते को समझ गए थे और इन्हें उम्मीद थी कि इनके ताउन से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब बहुत कामयाब रहेगी। मैं एसपी की ज़बानी कलामी बातों को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे इसकी फितरत का अंदाज़ा हुआ है वो बड़ा कीना परवर आदमी है। ऐसे आदमी मौका मिलने पर बदला ज़रूर लेते हैं। अगर इसने बदला लेने की ठानी तो आज का दिन इसके लिए बेहतरीन है। सिक्योरिटी प्लान अमली तौर पर उसके हाथ में है। वो कोई ऐसा मौका तलाश कर सकता है जिसके ज़रिए ये साबित किया जा सके कि वज़ीर साहब का नूरपुर जाना सिक्योरिटी के मुनाफी था और ये सचमुच ख़तरनाक था और मैंने प्रोग्राम को बरकरार रखने पर इसरार करके हिमाकत की है। पेशानी को उंगली से रगड़ते हुए उसने अब्दुल मन्नान से अपने खदशात का इजहार किया। आप फिक्र न करें सर, मेरे ख्याल में वो ऐसी गलती नहीं करेगा क्योंकि किसी भी बदमज़गी की सूरत में उस पर भी जिम्मेदारी आयद होगी, बल्कि ज़्यादा जिम्मेदारी उसी पर होगी। फिर भी अगर आप कहें तो मैं वज़ीर साहब से की आमद से पहले नूरपुर का चक्कर लगाकर एक दफ़ा और जायज़ा ले लेता हूँ ताकि अगर कहीं कोई सुकम नज़र आए
तो इसे दूर किया जा सके। अब्दुल मन्नान ने उसे तसल्ली देते हुए तजवीज़ पेश की। मेरे ख्याल में ये मुनासिब रहेगा। इसका ये छोटा सा जुमला अब्दुल मन्नान के लिए हुक्म का दर्जा रखता था। वो फौरन ही नूरपुर के लिए रवाना हो गया। इसके जाने के बाद शहरयार दूसरे अमूर की देखभाल में मसरूफ हो गया था। प्रोग्राम के मुताबिक वजीर साहब को लाहौर से यहाँ पहुँचने के बाद कुछ देर उसके बंगले पर रुकना था। यहाँ कुछ देर रुककर आराम करते और दोपहर का खाना खाते। फिर इसके बाद नूरपुर जाकर तकरीब में शिरकत करके वापसी में एक बार फिर इन्हें इसके बंगले पर रुककर शाम की चाय पीनी थी। ये इंतज़ाम लाहौर से नूरपुर के तवील मुसाफत को पेश नज़र रखते हुए किया गया था। वज़ीर साहब की आमद के पेश नज़र बंगले में भी खूब रौनक और हलचल मची हुई थी। 12 बजे तक इस हलचल ने ब्यूरोक्रेसी का मखसूस लिबादा ओढ़ लिया। बंगले के मुलाजमीन और इंतजामी अमले के तहरीक के बावजूद ऐसा महसूस होने लगा जैसे वहाँ मसरूफ़ अमल लोग किसी खास किस्म के मादे से तख्लीक किए गए हैं, जिनके करने और बातचीत करने के निज़ाम में कोई ऐसी तरकीब कार फरमाए कि हर काम अंजाम तो पाता है लेकिन आवाज़ उभरने नहीं पाती। 12:45 तक अब्दुल मन्नान भी नूरपुर से वापस आ गया। उसने वहाँ के इंतजामात पर इत्मीनान जाहिर करते हुए इतला दी कि स्टेज के चारों तरफ लगाई जाने वाली रस्सियों को, जो लोगों को खुद से दूर रखने के लिए एक बाउंड्री लाइन के तौर पर लगाई जाती हैं, खुलवाकर उसने दोबारा मजीद फासले से बंधवा दिया है। इस तरह अगर कोई शख्स इन हदबंदी करने वाली रस्सियों को फलांग स्टेज पर पहुंचने की कोशिश भी करेगा तो इसे मौका न मिलता और वह दरमियान में ही धल लिया जाता। शहरयार ने उसकी इस कारकर्दगी को सराहा। 1:01 पर कॉल मौसूल हुई कि वजीर साहब 1:15 बजे तक जिले की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। इस कॉल को मौसूल होते ही वो लोग पहले से तैयार शुदा गाड़ियों में इनके इस्तकबाल के लिए रवाना हो गए। ठीक 1:15 बजे उन्होंने अपने ज़िले की हदूद में वजीर साहब का इस्तकबाल किया। फिर एक मुश्तरका काफिले की सूरत में बंगले पर उन्हें लेकर आ गए। इस मौके पर एसपी मोअज़्ज़म तारड़ भी मौजूद था और वो नाम नहाद एमएनए और एमपीए भी, जिन्हें अवाम के नुमाइंदगी का शर्फ हासिल था। लंच बिल्कुल नॉर्मल माहौल में किया गया। लंच के बाद वो लोग नशिस्तगाह में वापस आकर बैठे तो वजीर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी और वो शहरयार से मुखातिब होते हुए बोले, यू आर सो यंग मिस्टर शहरयार। पहली बार जब मैंने राना साहब से आपका जिक्र सुना था तभी समझ गया था कि आप कोई यंग पर्सन ही होंगे। आपके काम में जिस किस्म का जोश और तेज़ी नज़र आती है, इसकी एक नौजवान से ही उम्मीद की जा सकती है। मेरे ख्याल में सर, यह आदमी के अंदरूनी एहसासात की बात होती है। अगर आदमी के अंदर जज्बा जिंदा ना हो तो उम्र से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी एज ग्रुप के फ़र्द नहीं, लेकिन फिर भी इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच ही गए हैं ना। मौके की मुनासबत से वजीर साहब को थोड़ा सा खुश कर देने में उसने कोई हरज नहीं समझा। वो यहाँ से खुश वापस जाते तभी यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली के दर खोल सकते थे। वजीर साहब की गहरी होती मुस्कुराहट ने जाहिर किया कि उसका जुमला कारगर साबित हुआ है और वो इससे लुत्फ अंदोज हुए हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया के अफराद को 5 मिनट का टाइम दिया और अपने इतने लंबे सफ़र को जज्बाए हुब्बुल वतनी से नथी करते हुए 2-4 मखसूस जज्बाती जुमले अदा किए। इस कार्रवाई को भुगताने के बाद वो लोग नूरपुर के लिए रवाना हो गए। इस बार वो और शहरयार एक ही गाड़ी में थे। रास्ते में वो इन्हें ज़िले में किए जाने वाले तरक्याती कामों और मंसूबों की तफसीलात सुनाता रहा। वो खामोशी से बिला तबसरा सब कुछ सुनते रहे, अपने प्रोजेक्ट्स की तफसील सुनाते हुए। जब उसने अपने काम में पेश आने वाली रुकावटों का तस्करा छेड़ा तो वो बेहद तवज्जो से सुनते रहे। फिर यकदम ही बोले, जिस तरह आपको शिकायत हैं इसी तरह दूसरे लोगों को भी आपसे कुछ शिकायत हैं मिस्टर शहरयार। इन लोगों का कहना है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने की कोशिश करते हैं। इनकी बात सुनकर उसे अंदाज़ा हो गया कि जिन लोगों के लिए वो रुकावट बन रहा है उन्होंने ऊपर इक़्तिदार के ऐवानों में अपनी फरियाद पहुंचा दी है। वज़ीर बिजली और पानी का बज़ाहिर इन मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इन्हें मौका देखकर मुज़ाकरात के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था। मेरे ख्याल में मैंने ऐसी कोई कोताही नहीं की। असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से मुझे इख्तियार हासिल है कि मैं अपने ज़िले में होने वाले हर काम पर नज़र रखूं और इसकी फलाह व बहबूद के लिए कदम उठाऊं। इनके ख्याल में स्कूल और सेहत के मराकज़ कायम करने या लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश करना ऐसा कौन सा काम है जिसे इख्तियारात से तजावुज़ करना करार दिया जा सके।
اس کا لہجہ نرम لیکن لفظوں میں بڑی کاٹ تھی۔ وزیر صاحب ذرا سا پہلو بدل کر رہ گئے، پھر گلا کھنکارتے ہوئے بولے، میرا اشارہ پچھلے دنوں کی جانے والی اس کارروائی کی طرف ہے جس کے ذریعے لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ کو روکا گیا ہے۔ بظاہر تو یہی کہا گیا کہ سارا کارنامہ ڈی ایس پی منظور کا تھا اور آپ نے صرف حکم دیا تھا، لیکن حقیقت سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی کہ آپ اس ساری کارروائی میں براہ راست موجود رہے تھے۔ ایس پی تارڑ صاحب کو شکایت ہے کہ اس بے وقت کارروائی کی وجہ سے وہ نورپور میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کر سکے۔ آپ کو کچھ کرنے سے پہلے کم از کم انہیں اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا۔ میں انہیں اعتماد میں لے کر ایک بار پہلے بھی کارروائی کرنے کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس تجربے کی ناکامی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس تجربے کو دہرانے کی غلطی نہ کروں۔ شہریار نے بہت سادگی سے وزیر موصوف کی بات کا جواب دیا۔ آپ کا یہ جملہ براہ راست الزام کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے آپ کو صرف اپنے تجربے کے بارے میں بتایا ہے۔ کیا گرفتار ہونے والے شخص نے اس طرح کا کوئی اشارہ دیا ہے؟ انہوں نے اسے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا۔ اس گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ اگلی نشست پر ان کا پی اے بھی بیٹھا تھا، لیکن ان افراد کا معاملہ ایسے رازدار لوگوں میں ہوتا تھا، اس لیے وہ کھل کر گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں، اس نے ایک دوسرے فرد کا نام لیا ہے، لیکن وہ شخص جس تکون کا حصہ ہے اس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزم کے ساتھ آپ اس شخص کو بھی جلد عدالت میں دیکھیں گے۔ اگر پولیس نے اس شخص کا ریمانڈ لینے میں کامیابی حاصل کر لی تو باقی دو کے گلے میں پھندا ڈالنا بھی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب باتیں ویسے بھی چھپنے والی نہیں، اس لیے خود سے بتا کر ان کا اعتماد حاصل کرنا بہتر سمجھا۔ گفتگو کے اس موڑ پر آنے کے بعد ان کی گاڑی نورپور کی حدود میں داخل ہو گئی۔ یہاں لوگ وزیر موصوف کے والہانہ استقبال کے لیے موجود تھے، چنانچہ گفتگو کو مزید آگے جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ لوگ وزیر صاحب کے لیے زوردار نعرے لگا رہے تھے۔ ان نعروں کے درمیان کوئی نعرہ شہریار کے لیے بھی سنائی دے جاتا تھا۔ نعرے لگاتے اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتے لوگوں کے درمیان گھری گاڑیاں بڑی مشکل سے رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ پروگرام کے مطابق پہلے وزیر صاحب کو یہاں مرنے والے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے لواحقین میں تعریفی اسناد اور امدادی چیکس دینے تھے۔ چودھری بختیار اور وزیر صاحب کی تقاریر تو لازمی ہی تھیں۔ نورپور میں ڈکیتی سے متاثر ہونے والے باشندوں کے لیے چھوٹی مالیت کے امدادی چیکس کی تقسیم کرنے کا بھی پروگرام رکھا گیا تھا۔ اس بات سے وزیر صاحب کو پیشگی اطلاع کر دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ایک طرح سے یہ تبدیلی بھی ان کے لیے مفید ہی تھی۔ آج کا دن تو ویسے ہی وہ اس تقریب کے لیے وقف کر چکے تھے۔ اگر 8-10 منٹ اس کام میں خرچ بھی ہو جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ میڈیا کی کوریج کی وجہ سے انہیں مزید شہرت ہی ملنی تھی۔ اس تقریب سے فارغ ہو کر وہ اسکول اور مرکز صحت کا سنگ بنیاد رکھتے اور پھر اس کے بعد واپسی ہو جاتی۔ گاڑیاں پنڈال تک پہنچی تو پولیس اور وزیر صاحب کے ذاتی اسکواڈ نے مل کر انسانی جسموں کی ایک زنجیر سی بنا دی۔ اس دیوار کے حصار میں وزیر صاحب اور دیگر وی آئی پیز کو بحفاظت اسٹیج تک پہنچا دیا گیا۔ اسٹیج پر چودھری بختیار پہلے سے موجود تھا۔ اس نے اپنی بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو کر وزیر صاحب کا استقبال کیا۔ وزیر صاحب نے بھی جواباً اسے بڑی شفقت بھری مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ پھر تمام حضرات نے اپنی مخصوص نشستیں سنبھال لیں۔ تقریب کا آغاز روایتی طور پر تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ کمپیئرنگ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اسکول سے ماسٹر منیب کو بلوایا گیا تھا۔ آفتاب اگرچہ اسپتال سے فارغ ہو کر آ چکا تھا، لیکن ابھی اس کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنا تکلیف دہ ثابت ہوتا، اس لیے اسے زحمت نہیں دی گئی تھی۔ تلاوت کے بعد منیب نے نورپور کے زمیندار چودھری بختیار کو ڈائز پر آنے کی دعوت دی۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا ڈائز تک پہنچا اور بڑے مؤثر انداز میں وزیر صاحب کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے آہستہ آہستہ بات کو نورپور کے مسائل کی طرف لے گیا۔ اسٹیج کے پیچھے رکھے جنریٹرز کے شور پر معذرت کرتے ہوئے اس نے نورپور میں بجلی کی فراہمی کے لیے بھی درخواست کر ڈالی۔ وہ تقریر ختم کر کے اپنی نشست پر واپس آ کر بیٹھا تو منیب نے وزیر صاحب کو ڈائز پر آنے کی دعوت دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھ کر ڈائز کی طرف آئے۔ ان کے ڈائز پر آنے پر لوگوں نے ایک بار پھر نعرے بازی شروع کر دی۔ کچھ جذباتی قسم کے لوگ نعرے لگاتے ہوئے حفاظتی حصار کے طور پر لگائی جانے والی رسی کے بالکل قریب آ گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک 15 سالہ نوجوان جوش میں ایک دم ہی رسی پھلانگ کر اسٹیج اور رسی کے درمیان
मौजूद खाली जगह पर आ कूदा। इस नौजवान ने घेरदार शलवार के साथ ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा था। वो जैसे ही कूदकर लोगों के दरमियान में से इस तरफ आया, हिफाजत पर मामूर अफराद हरकत में आ गए। उन्हें इस जज्बाती नौजवान को पकड़कर वापस रस्सी के इस तरफ मौजूद अवाम के दरमियान पहुंचा देना था। दूसरी तरफ वो स्टेज तक पहुंचने का शाइक नजर आता था। नौजवान की इस हरकत पर स्टेज पर बैठा शहरयार बेचैनी महसूस करने लगा। नौजवान का चेहरा उसके लिए शनासा था और उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात भी कुछ नए नहीं थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये नौजवान स्टेज पर पहुंचकर क्या करना चाहता है। सिक्योरिटी वालों ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था और इसे स्टेज तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, जिस पर वो जोर जोर से चीखता हुआ कुछ बोल रहा था। फासला ज्यादा होने की वजह से स्टेज पर बैठे हुए अफराद उसके अल्फाज समझ नहीं पा रहे थे, मगर सभी इस सूरत हाल पर अपनी जगह जुज़-बुज़ से हो रहे थे। स्टेज पर खड़े वजीर साहब ने अभी तक अपनी तकरीर शुरू नहीं की थी। माथे पर नागवारी की हल्की सी लकीर लिए वो खामोशी से इस हंगामे के निबट जाने का इंतजार कर रहे थे। इनके जाती बॉडीगार्ड्स इनके दाएं बाएं खड़े हुए थे। हंगामा करने वाला नौजवान निहत्था था, इसलिए सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक नजर नहीं आ रही थी और वो लोग यही कयास कर रहे थे कि वो वजीर साहब के करीब पहुंचकर जाती तौर पर इनसे अपना कोई काम बयान करना चाहता है। ये सारी लम्हों की कहानी थी और सब लोगों को उम्मीद थी कि सिक्योरिटी वाले एक आध मिनट में इस मसले से निपट लेंगे, लेकिन ये इत्मीनान बस चंद लम्हों का ही था। इसके बाद जो वाकया पेश आया वो निहायत ही गैर मुतवक्के था। जोश से भरे नौजवान को सिक्योरिटी वाले घसीटकर पिंडाल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सबने देखा। लेकिन इसके बाद जो कान फाड़ धमाका सुनाई दिया और आग के शोले बुलंद हुए, इसने किसी को कुछ समझने की मोहलत नहीं दी। धमाके ने जमीन को लर्जा कर रख दिया था और लकड़ी का स्टेज इस लर्जिश को बर्दाश्त न करते हुए अपनी जगह कायम नहीं रह सका। तबाह होते स्टेज पर मौजूद मेजों, कुर्सियों, डाइस, माइक्स और आराइशी फूलों समेत इंसानी वजूद भी तितर बितर होकर रह गए थे। इस तबाही में किस पर क्या गुजरी थी, कुछ खबर नहीं थी। एक तरफ मरते हुए और जख्मी इंसानों की करहों के साथ बुलंद खौफजदा चीखें थीं जो सुनाई दे रही थीं, और इन्हें देखने के लिए आग के शोलों का रक्स था। इस रक्स में नूरपुर के अवाम की खुशियां और उम्मीदें और उनके तोड़ते जिस्मों के साथ ही दम तोड़ रही थीं। वहां गोया कयामत का समा था। दम तोड़ते और जख्मी इंसानों की कराहों और चीखों ने इन लोगों के आसाब को भी मुतासिर किया था जो इस हादसे में बिल्कुल महफूज रहे थे। इस आफतज़दा मकाम से दूर जाने की ख्वाहिश में वो एक दूसरे को धक्के देते और कुचलते हुए वहां से भाग रहे थे। इन लोगों के दरमियान में वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपने हवास को मख्तल नहीं होने दिया था और इस आफत के नतीजे में फैलने वाली तबाही से निपटने के लिए मुतहर्रिक हो गए थे। इन्हीं में एक शहरयार भी था। हादसे के वक्त वो स्टेज पर एक कुर्सी पर बराए जमान था। धमाके के बाद स्टेज टूट फूट का शिकार हुआ तो वो कुर्सी समेत स्टेज के पिछले हिस्से में जा गिरा। गिरने से उसकी कोहनियों और घुटनों समेत जिस्म के कई हिस्सों पर चोटें आईं, लेकिन इस वक्त इसे अपनी चोटों का कोई एहसास नहीं था। गिरने के साथ ही वो फुर्ती से अपनी जगह खड़ा हुआ और अपने जख्मों की तरफ तवज्जो दिए बगैर इस तरफ लपका जहां इसे डीएसपी मंजूर दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल सही सलामत था और चीख चीख कर अपने मातहतों को अहकामात जारी कर रहा था। शहरयार इसके करीब पहुंचा तो वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। फौरन नूरकोट थाने से राब्ता करो और वहां से मजीद नफरी बुलवाने के साथ साथ इमदादी कार्रवाई करने वाली टीमों को भी कॉल करो। इसके अलावा एक छोटी पुलिस पार्टी को इलाहाबाद की तरफ रवाना कर दो और इनसे कहो कि इन्हें दीन मोहम्मद नामी एक शख्स को इसकी पूरी फैमिली समेत अरेस्ट करके थाने पहुंचाना होगा। ख्याल रहे कि ये गिरफ्तारी बहुत खामोशी से होनी चाहिए और जब तक मैं वहां न पहुंचूं इन लोगों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं देनी है। तेज तेज बोलते हुए उसने अहकामात जारी किए। ओके सर। डीएसपी अगरचे दीन मोहम्मद की गिरफ्तारी वाले हुक्म का सबब नहीं समझ सका था, लेकिन उसने कोई भी सवाल किए बगैर मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया और उस तरफ चल पड़ा जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। शहरयार खुद भी फौरन पलट गया और स्टेज की तरफ चल पड़ा। वजीर साहब का हिफाजती जाती अमला उन्हें अपने हिसार में ले चुका था। धमाके के असर से वो भी महफूज नहीं रहे थे और अपनी जगह से उछलकर गिर पड़े थे, लेकिन इनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस वक्त बड़ी मुस्तैदी से अपने फराइज निभाए थे। वजीर साहब के गिरने के बाद वो इनकी ढाल बन गए थे। चुनाचे वो धमाके के असर से इधर उधर उड़कर लोगों को जख्मी करने वाली किसी शय की जद में आने से बच गए थे। चुनाचे इनके बॉडीगार्ड्स ने इनके हिस्से का हर
हर जख्म अपने जिस्म पर सह लिया था। वो स्टेज की तरफ बढ़ा तो इधर उधर बिखरा वजीर साहब का हिफाजती अमला इस दौरान इनके गिर्द जमा हो चुका था। इन लोगों ने इस तरह वजीर साहब को अपने घेरे में ले लिया था कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इसे बमुश्किल इस हिफाजती घेरे में से गुजरकर उन तक पहुंचने की इजाज़त मिली। इन्हें देखकर इसे ये इत्मीनान हुआ कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उन्हें कोई जख्म नहीं आया, लेकिन इनके चेहरे पर मौजूद शदीद परेशानी और घबराहट के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। आई एम सॉरी सर, आपको यहाँ इतनी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मैं इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराऊंगा। फिलहाल तो मौजूदा सिचुएशन से निपट लूँ। प्लीज़ आप फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हो जाएं। आपकी सिक्योरिटी इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मसला है। इन तक पहुँचने के बाद उसने ये चंद जुमले कहे जो उन्होंने शदीद नागवारी के तासुरात के साथ सुने और उसे जवाब दिए बगैर अपने पिए की तरफ मुतवज्जा हो गए। इनके पिए की सफ़ेद शर्ट पर खून के चंद धब्बे नजर आ रहे थे, जिससे जाहिर था कि उसे चोटें आई हैं, लेकिन यकीनन ये चोटें मामूली नौयत की रही होंगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में नजर नहीं आ रहा था। गाड़ियाँ रेडी हैं सर, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा। वजीर साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर उसने मुस्तैदी से बताया। फिलफौर ही वजीर साहब की वहां से रवानगी अमल में आ गई। अपने मुहाफिजों के साथ वो अपनी शानदार गाड़ी तक पहुंचे। मीडिया के नुमाइंदों ने जो इस सारी हंगामा आराई की कवरेज कर रहे थे, इस मंजर को अपने कैमरों में महफूज कर लिया। वहां मौजूद अफराद में से जिन अफराद ने अपने हवास को काबू में रखा हुआ था, इनमें से नुमाया तादाद मीडिया के अफराद ही की थी। वो सिर्फ एक तकरीब की कवरेज के लिए आए थे, लेकिन धमाके के बाद पैदा होने वाली सनसनीखेज सूरत हाल ने उनकी दिलचस्पी को कई गुना बढ़ा दिया था। वो यहाँ से जाते तो एक तकरीब की मामूली रिपोर्ट के बजाय इनके पास सनसनीखेज खबरों का एक ढेर होता। और आज और इस तकरीब में भी आज एक ऐसा ही हादसा बर्पा हुआ था, जैसे यकीनन इस तकरीब से भी बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल होती, जिसके लिए वो यहाँ सारे मजमे को जमा किया गया था और वो भी यहाँ आए थे। वजीर बराए बिजली और पानी के एक छोटे से गांव में मरकज़ सेहत और स्कूल के संग बुनियाद रखे जाने की खबर कितनी शौक से पढ़ते। शौक से पढ़ना तो दूर की बात, अक्सरियत तो सुर्खी पर एक नज़र डालकर ही आगे बढ़ जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होना था। वहां लोगों को मुतवज्जा करने वाला एक खूनी हादसा पेश आ चुका था। इस हादसे के जिम्मेदार इस जोशीले नौजवान का अब वहां कोई नामो निशान नहीं था। वो यकीनन अपने जिस्म पर खुदकुश जैकेट पहनकर वहां आया था। इसका इरादा होगा कि किसी तरह स्टेज तक पहुंच जाए और वहां पहुंचकर धमाका करे, लेकिन इसे मौका नहीं मिल सका। वहां सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस के अफराद ने उसे इस तरह जकड़ा कि वो आगे बढ़ ही नहीं सका। बज़ाहिर वो निहत्था था, लेकिन इसे जकड़ने वाले एहलकारों ने यकीनन इसके लिबास के नीचे खुदकुश जैकेट की मौजूदगी को महसूस कर लिया होगा, और जब उसने देखा होगा कि वो लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं और वह किसी भी तरह स्टेज पर नहीं पहुंच सकता, तो उसने इसी मकाम पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में उसका जिस्म कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। यही हशर इन पुलिस एहलकारों का भी हुआ जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब वहां इस खुदकुश हमलावर नौजवान और फर्ज की खातिर जान कुर्बान कर देने वाले पुलिस एहलकारों के जिस्म के टुकड़े और खून आपस में खलत मलत पड़े इस तरह नजर आ रहे थे कि जालिम और मजलूम के खून की अलग शनाख्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन खून का वो तालाब बज़ुबान खामोशी यही सवाल कर रहा था, आखिर ये सब क्यों हुआ? इस छोटे से गांव में होने वाले तरक्कियाती कामों से आखिर किसको इतनी तकलीफ थी कि आगो खून की होली खेलकर इस खुशी की तकरीब को नालाए गम में तब्दील कर दिया गया? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। ये वक्त इन सवालों के जवाब ढूंढने का था भी नहीं। अभी तो इन सबको बचाने का मरहला दरपेश था जो इस हादसे में मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ था। शहरयार के अलावा वहां मौजूद दीगर जिम्मेदारान भी इस वक्त इसी काम में लगे हुए थे। लोगों को जाए हादसा से हटाया जा रहा था। एसपी मौसम तारर भी इस वक्त पूरी तरह मुतहरिक था और इसकी हिदायत पर पुलिस वाले लोगों के दरमियान फिर रहे थे। इस मौके पर उसने अब्दुल मन्नान के हुस्न इंतजाम को पूरी तरह महसूस किया। इसका स्टेज और लोगों के दरमियान फासला बढ़ाने का फैसला इस वक्त बहुत कारआमद साबित हुआ था। खुदकुश हमलावर इस दरमियाने फासले की वजह से हदबंदी करने वाली रस्सी फलांग लेने के बावजूद भी स्टेज के करीब पहुंच जाने में कामयाब नहीं हो सका था, और इसी वजह से किसी वीआईपी की मौत वाकई नहीं हो सकी थी।
पुलिस वाले और करीब मौजूद अवाम में से जो लोग वहां आए थे, इनकी मौत का भी यकीनन अफसोसनाक थी, लेकिन खुदकुश हमलावर अपने असल टारगेट यानी स्टेज पर बैठे हुए वीआईपीज को निशाना बनाने में कामयाब नहीं हो सका था। इस एतबार से इंतजामी खूबी को सराहा जा सकता था, और इस खूबी की दूसरी मिसाल वहां मौजूद एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी की सूरत में भी मौजूद थी। अगर ऐसी कोई सुनगुन या खतरा मौजूद नहीं था कि तकरीब के दौरान इस तरह का कोई वाकया पेश आ सकता है, इसके बावजूद ये सारा इंतजाम सिर्फ इस वजह से किया गया था कि लोगों के इतने बड़े मजमे में अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश आ जाए तो इससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। इस वक्त ये इंतजाम काम आया और शदीद जख्मी अफराद को एम्बुलेंस में डालकर फौरन अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया गया था। इस काम के लिए पुलिस की गाड़ियां भी इस्तेमाल की जा रही थीं। धमाके के नतीजे में जो आग भड़की थी, इस पर भी फायर ब्रिगेड वालों ने फौरन काबू पा लिया था। अगर ये आग फौरी तौर पर न बुझाई जाती तो बड़ा मसला हो जाता। सर, अब यहाँ से निकल चलें। यहाँ अब आपके मजीद ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं। काफ़ी देर के बाद जब सूरत हाल पर किसी हद तक काबू पाया जा चुका था, अब्दुल मन्नान ने उसके करीब आकर उससे कहा। वो भी इस दौरान मुतहर्रिक रहा था, हालांकि उसकी पेशानी पर किसी शय का उड़ता हुआ टुकड़ा आ लगने के बायस अच्छा खासा गहरा जख्म लग गया था, जिस पर उसने अपना रुमाल तह करके रखने के बाद उस पर अपनी टाई की पट्टी को अच्छी तरह बांध लिया था, लेकिन फिर भी खून का मामूली सा रसाव जारी ही रहा था। मेरी गाड़ी वापस आ गई है क्या? उसने चौंक कर अब्दुल मन्नान से पूछा। दीगर गाड़ियों की तरह उसकी गाड़ी से भी जख्मियों को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम लिया गया था। यस सर, मुशर्रफ खान वापस आ चुका है। डीएसपी मंजूर की तरफ से भी ये पैगाम मिला है कि आपने जिन लोगों की गिरफ्तारी के अहकाम दिए थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसने बताया। ओह, फिर तो हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। वो फौरन जाने के लिए राजी हो गया, लेकिन ऐन अगले ही लम्हे मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने उसे घेर लिया। आप इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे एसी साहब? ये दूसरी बार हुआ है कि आपकी तरफ से किए जाने वाले तरक्याती कामों में रुकावट खड़ी की गई है। पहले पीराबाद वाले स्कूल को आग लगाई गई, अब यहाँ संगे बुनियाद रखने के मौके पर भी इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। आप क्या समझते हैं, इन वाकयात के पीछे किन लोगों का हाथ है? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस जिले में तरक्की हो? तेज तर्रार और ज़हीन नजर आने वाले मीडिया के एक नुमाइंदे ने दो मुख्तलिफ वाकयात को जोड़कर उस पर सवालों की बौछार कर दी। वैसे ये सवाल इतने गलत भी नहीं थे। वाकई हालात ऐसे ही थे कि लगता था कोई इसे इन तरक्याती कामों से रोकने की कोशिश कर रहा हो। पीराबाद वाले वाकये के पीछे मौजूद शख्स को तो उसने शनाख्त भी कर लिया था कि चौधरी इफ्तिखार के अलावा कोई भी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन नूरपुर में पेश आने वाले हादसे ने उसे उलझा दिया था। इतनी बड़ी साजिश और बाकायदा इतनी मुनज़्ज़म कि एक वफाकी वजीर और कई मुमताज़ शख्सियात को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इसे तैयार करने और अमल पैरा होने की जुर्रत करना चौधरी के कद से कुछ बड़ा काम महसूस होता था। इस हादसे के पीछे कौन है ये तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो जो कोई भी है, इस समीत में हर किसी को ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि पीराबाद वाला स्कूल जिस तरह तबाह होने के बाद दोबारा तामीर किया गया है, इसी तरह कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी हरगिज़ ख़त्म नहीं किया जाएगा। साजिशें करने वाले साजिशें करते रहें, तामीर करने वाले हाथ तामीर करने से थकेंगे नहीं। हमारा मिशन इस ज़िले की तरक्की तक जारी रहेगा। लेकिन सर, फिर भी आप ये तो बताएं। एक और नुमाइंदे ने से सवाल करना चाहा, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे इशारे से रोक दिया और कहा, आपको इस हादसे के बारे में जो कुछ जानना है वो एसपी साहब से मालूम करें। मुझे जो कुछ पता था वो कह चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा पीए अच्छा खासा जख्मी है, खुद मुझे भी चोटें आई हैं, फिर मुझे दूसरे भी बहुत से मामला देखने हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे इजाज़त दें। इसके बाद वो मजीद वहाँ नहीं रुका और अब्दुल मन्नान के साथ उस जानिब बढ़ गया जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। कहाँ चलना है सर? आपके बंगले या ऑफिस? वो लोग नूरकोट की हुदूद में दाखिल हो रहे थे जब मुशर्रफ खान ने ये सवाल किया। थाने चलो, लेकिन इससे पहले गाड़ी किसी मेडिकल स्टोर के सामने रोककर जख्म की ड्रेसिंग के लिए सामान खरीद लेना। अब्दुल मन्नान की पेशानी पर लगने वाले जख्म से खून का काफ़ी अखराज हुआ है। इसका सबूत इसके माथे पर पट्टी की शक्ल में बंधी हुई टाई से हो रहा है। जख्म पर रखे रुमाल में यकीनन मजीद खून जज्ब करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी, इसलिए ऊपर से बांधी गई टाई भी खून से तर हो गई थी।
پھر بھی وہ کمال ہمت کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ اپنے زخم کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اس نے نورپور میں بھی بھرپور کارکردگی دکھائی تھی اور اس ہنگامے کے دوران بھی اپنے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس وقت اس نے مشابرم خان کو جو ہدایات دی تھیں وہ عبدالمنان کی حالت کے پیش نظر تھیں۔ مشابرم خان نے اس ہدایت پر عمل کرنے اور پہلے نظر آنے والے میڈیکل اسٹور کے سامنے گاڑی روک کر نیچے اتر گیا۔ اسی وقت اس کے موبائل کال آنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر اسکرین پر آنے والا نمبر دیکھا۔ وہ سجاد رانا کی کال تھی۔ اس نے ریسیو کر لی۔ ہیلو شہریار، کیا حال ہے؟ میں بہت دیر سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کال مل نہیں رہی تھی۔ اس کے ہیلو کہنے سے بھی پہلے سجاد رانا نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ان تک حادثے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ ایسا ہونا بھی تھا۔ وزیر صاحب کی سواری نورپور سے سیدھی لاہور تشریف لے جا چکی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے راستے میں ہی لاہور فون کر کے اس حادثے کی رپورٹ دی ہوگی۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ میڈیا کے افراد میں سے کچھ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ اپنے چینل اور اخبار سے ہر خبر کو پہلے منظر عام پر لانے کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی، اس میں سبقت لے جانے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر بھی کام کرنے سے یہ گریز نہیں کرتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سجاد بھائی۔ میں جس گاؤں میں تھا وہاں موبائل سروس کام نہیں کرتی، اس لیے آپ کا مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ہم لوگ نورکوٹ پہنچ گئے ہیں، اس لیے آپ کو کال مل گئی ہے۔ آپ مطمئن رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آفرین مومانی کو بھی میری طرف سے تسلی دے دیجیے گا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان کے سوال کا جواب دیا۔ ممی کو تو ابھی اس حادثے کے بارے میں خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ٹی وی بہت کم دیکھتی ہیں اور میں نے اور ڈیڈی نے جان بوجھ کر انہیں کچھ نہیں بتایا کہ پہلے تم سے رابطہ ہو جائے تب ہی انہیں اطلاع دیں گے، ورنہ وہ پریشان ہوتی رہیں گی۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ابھی میں ویسے بھی بہت مصروف ہوں۔ فی الحال مجھے نورکوٹ تھانے میں پہنچ کر کچھ لوگوں سے نمٹنا ہے۔ امید ہے کہ میں اس حادثے کے ذمہ داران تک پہنچ جاؤں گا۔ مشابرم خان میڈیکل اسٹور سے مطلوبہ چیزیں خریدنے کے بعد واپس پلٹ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سجاد رانا سے یہ جملے کہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کوئی کلو ملا ہے کیا؟ سجاد رانا چونکا۔ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس نے تفصیلی جواب دینے سے گریز کیا۔ بی کیئرفل شہریار، پہلے بھی تم پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ آج کے حادثے میں بھی میں نے سنا ہے کہ تمہیں کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ جو کچھ کرنا احتیاط سے کرنا اور مجھ سے مشورہ لے لینا۔ ہم تمہارا نقصان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، سجاد رانا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں خیال رکھوں گا، آپ میری فکر مت کریں۔ مجھے جو زخم لگے ہیں وہ بہت معمولی نوعیت کے ہیں۔ البتہ مجھے اس حادثے میں زخمی ہونے والے معصوم دیہاتیوں کی بہت فکر ہے۔ یہاں کے اسپتال میں طبی سہولیات بہت کم ہیں۔ ہمیں زخمیوں کو لاہور کے کسی بڑے اسپتال میں شفٹ کرنا ہوگا۔ میں نے درخواست کی تو ہے کہ شدید زخمی افراد کی منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ رہا ہے۔ آپ ذرا ذاتی طور پر اس معاملے کو دیکھ لیں، شہریار نے سجاد رانا سے درخواست کی۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ کچھ ڈاکٹرز اور ضروری میڈیسنز بھی بھجوا دی جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ وہ خوش ہو گیا اور سجاد رانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس گفتگو کے دوران مشابرم خان نے اس کے اشارے پر گاڑی کا رخ نورکوٹ تھانے کی طرف کر دیا تھا اور اب وہ لوگ تھانے پہنچنے ہی والے تھے۔ مجھے تھانے ڈراپ کرنے کے بعد تم عبدالمنان صاحب کے زخم کی ڈریسنگ کر دینا اور پھر انہیں لے کر اسپتال چلے جانا۔ اس نے پہلے مشابرم خان کو ہدایات دیں، پھر عبدالمنان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے احساس ہے کہ تم کافی تکلیف میں ہو، لیکن اس موقع پر کسی ذمہ دار افراد کا اسپتال کا دورہ کرنا بے حد ضروری تھا تاکہ لوگوں کو تسلی دی جا سکے۔ وہاں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہوگا، میڈیا والے الگ تنقید کے مواقع ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر مجھے اس وقت تھانے پہنچنے کی جلدی نہ ہوتی تو میں خود اسپتال چلا جاتا۔ میں چلا جاؤں گا سر، آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں۔ میں اتنا زیادہ زخمی بھی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو شاید مجھ سے زیادہ ہی چوٹیں آئی ہیں۔ مناسب ہوگا کہ مجھ سے پہلے آپ زخموں کی ڈریسنگ کروا لیں۔ میں فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ معمولی نوعیت کی خراشیں ہیں جنہیں بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
इस वक्त मुझे खुद से ज़्यादा इस मामले को हैंडल करने की फिक्र है। इस वक्त तो मैं इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मास्टर आफ्ताब को पेश आने वाले हादसे के बाद मैंने नूरकोट अस्पताल में तिब्बी सहूलियात को अच्छा बनाने के लिए फौरी तौर पर चंद इक़दाम करने का आर्डर दे दिया था। इसलिए उम्मीद है कि ज़ख्मियों को फौरी तौर पर कुछ मुनासिब तिब्बी इमदाद मिल गई होगी, वरना जो सूरत हाल पहले थी, मौजूदा हालत में तो इसके बहुत ही खौफनाक नताइज निकलते। अपनी तरफ से तसल्ली देते हुए उसने अस्पताल की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर शुक्र अदा किया। इसी वक्त गाड़ी नूरकोट थाने के सामने जा रुकी। मुशाबरम खान ने तेजी से गाड़ी से उतरकर पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी से उतरकर अपने मखसूस बेनियाजाना अंदाज में थाने की इमारत की तरफ बढ़ गया। खून के धब्बों और मिट्टी के निशानात ने उसके लिबास को अच्छा खासा खराब कर दिया था, लेकिन इस अबतर हालत के बावजूद उसकी शख्सियत का वक़ार कायम था। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने उसे देखकर सल्यूट मारा। गर्दन की खफीफ सी जुम्बिश से इसे जवाब देते हुए वो अंदर चला गया। एसएचओ के कमरे के बाहर भी एक सिपाही खड़ा था। उसने भी उसे सलाम करने के साथ साथ दरवाजे पर पड़ी चेक उठाकर अंदर जाने का रास्ता दिया। कमरे में एसएचओ के बजाय डीएसपी मंसूर मौजूद था, जिसने कुर्सी से उठकर उसका इस्तकबाल किया। आइए सर, मुझे यकीन था कि आप पहली फुर्सत में यहाँ का रुख करेंगे, इसलिए मैं खुद यहाँ मौजूद था। एसएचओ की अमले के साथ मैंने अस्पताल पर ड्यूटी लगाई हुई है। कहाँ हैं वो लोग? इसकी बात पर कोई तबसरा किए बगैर उसने बराह रास्त सवाल किया। अंदर एक कमरे में बंद हैं। आप कहें तो मैं इन्हें यहाँ बुलवाऊँ? डीएसपी ने मुस्तैदी का मुजाहरा करने की कोशिश की। नहीं नहीं, इन्हें यहाँ लाना मुनासिब नहीं। मैं इन लोगों की गिरफ्तारी को मंजर आम पर नहीं लाना चाहता। हमें खुद इस कमरे में जाना चाहिए जहाँ इन लोगों को रखा गया है। उसने संजीदगी से जवाब दिया तो डीएसपी बोला, मुझे अंदाज़ा है सर कि ये कुछ खास अफराद हैं। मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक एसएचओ को सख्त ताकीद कर दी थी कि किसी को इन लोगों की गिरफ्तारी की खबर नहीं मिलनी चाहिए। थाने के थोड़े से अमले के अलावा कोई नहीं जानता कि कौन लोग गिरफ्तार करके यहाँ लाए गए हैं। अमले में से भी बस उन्हीं अफराद को मालूम है जो रेड के वक्त एसएचओ के साथ मौजूद थे। यहाँ लाने के बाद मुंह चादर में लपेटकर उन्हें लाया गया है। डीएसपी ने पुलिस की मुलाजमत में एक मुद्दत गुजारी थी। वो किसे अंदाज़ा नहीं लगाता कि धमाके के फौरन बाद जिस खानदान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था, इसका हादसे से कोई न कोई गहरा ताल्लुक है। शहरियार की वजह से इसे पिछले दिनों स्मगलिंग की एक कोशिश को रोकने का मौका मिला था। कामयाब छापे में एक मुजरिम हाथ आ जाने की वजह से जो सबसे अहम इंकशाफ हुआ था, वो फॉरेस्ट ऑफिसर इकबाल बाजवा के इस जुर्म में शरीक होने का था। दरूने खाना इकबाल बाजवा की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका था और एक आध दिन में ये काम निपटा लिया जाता। वो जो इस केस के बाद ही अच्छा खासा मशहूर हो गया था और इसके फैसला कुन अंदाज से अपनी तरक्की की मजीद उम्मीद बांधे बैठा था कि एक और केस की कामयाब तहकीक का सेहरा भी अपने सर बनते हुए वो देख रहा था, जिसके बाद इसकी तरक्की यकीनी थी। शहरियार से इस कदर ताउन के पीछे भी अपनी तरक्की का लालच ही कार फरमा था। वो जानता था कि इन कामयाबियों के साथ शहरियार की हिमायत उसकी तरक्की में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए थाने के इस कमरे तक पहुंचे जहां दीन मोहम्मद और उसके अहले खाना मौजूद थे। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। डीएसपी मंजूर ने लॉक खोलकर दरवाजे को धकेला। तारीक सीलनज़दा कमरे में इसके पीछे दाखिल होते ही शहरियार को अंदाजा हो गया कि थाने का ये कमरा दरअसल अकूबत खाना था, जिसे उर्फ आम में ड्राइंग रूम कहा जाता है। कमरे में तशद्दुद के कई आलात दीवारों पर टंगे हुए मौजूद थे, जिनसे यकीनन मुल्ज़िमान को उल्टा लटकाकर इनसे पूछगछ की जाती थी। इसी कमरे में दीन मोहम्मद, उसका बेटा और उसकी बीवी सहमे हुए एक दीवार के साथ बैठे हुए थे। इन तीनों के हाथों पैरों में बेड़ियां नजर आ रही थीं। यानी इस बंद कमरे में जहां इस दरवाजे के सिवा जिसके बाहर ताला लगा हुआ था, कोई भी निकासी का रास्ता न होने के बावजूद इस कदर एहतियात की गई थी कि वो तीनों अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। शायद डीएसपी मंसूर ज़्यादा ही एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में था। एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में ही वो इससे पहले नूरपुर से निकलकर इस थाने में आ बैठा था और गिरफ्तारी का काम करने वाले एसएचओ को इस तरह चलता किया था कि इन्वेस्टिगेशन सेल की चाबी भी खुद अपनी जेब में रख ली थी। थैंक यू डीएसपी साहब, आपने मेरे मतलूबा बंदे मुझ तक पहुंचा दिए हैं। अब मैं खुद इनसे बात कर लूँगा। कमरे में मौजूद तीनों खौफजदा नफूस के चेहरों का जायजा लेते हुए उसने डीएसपी से ये जुमला कहा।
तो वो इसका इशारा समझकर ठिठक गया, लेकिन जाहिर है हुक्म से साफ इनहराफ तो नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ मायूस सा दरवाजे की तरफ पलट गया। डीएसपी ने कहा, अगर ये लोग सीधी तरह आपके सवालों का जवाब ना दें तो मुझे बुलवा लीजिएगा सर। पुलिस वालों की जबान से ऐसे लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाती है। मैं एक सिपाही को इस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा कर रहा हूँ। आप जैसे ही इशारा करेंगे वो मुझे आपका पैगाम पहुंचा देगा। इसकी जरूरत नहीं, और हाँ प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। कदरे रुखाई से उसे जवाब देकर उसने वहां मौजूद दो कुर्सियों में से एक कुर्सी उठाकर दीवार के साथ बैठे इन 3 अफराद के मुकाबिल रखी और खुद कुर्सी पर बैठ गया। पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, जिससे अंदाजा हुआ कि डीएसपी बाहर निकल चुका है। तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? दीन मोहम्मद की आंखों में देखते हुए उसने सपाट लहजे में उससे पूछा। कौन? अब्दुल मतीन? उसकी तो हमें कुछ खबर नहीं होती। जब से हमारे साथ वो हादसा हुआ है, हमें अब्दुल मतीन अजीब सा हो गया है। कई कई दिन घर नहीं आता, काम पर जाना भी छोड़ चुका है। मैं कुछ कहूँ तो गुस्सा करने लगता है। बड़ा असर हुआ है उसके दिमाग पर बहन के अगवा और कत्ल का। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। दीन मोहम्मद ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जिसे गहरा दुख झलक रहा था। कत्ल? वो दीन मोहम्मद की बात सुनकर चौंका। जी हाँ, कत्ल। उसके अगवा के 4 दिन बाद ही इसकी नोची खसोटी हुई लाश जंगल के बाहर पड़ी हुई मिली थी। पुलिस वालों के पास रिपोर्ट करने गए तो उन्होंने उल्टा मेरी मासूम धी पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई थी, और इसी आशिक ने अपना मतबल पूरा करने के बाद उसे ठिकाने लगा दिया था। वो कहते थे, तुझे ये सारा चक्कर पता है और तू जानबूझकर खामखा पुलिस का टाइम बर्बाद कर रहा है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अब भूल कर भी एसी साहब के पास मत जाना, वरना तुझे और तेरे दोनों बेटों को पकड़कर थाने में बंद कर देंगे। वो जो कुछ बता रहा था, इसे सुनकर उसका दिमाग घूमने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि इस केस के मामले में एसपी तारण ने उसे क्या ब्रीफिंग दी थी। उसने कहा था कि दीन मोहम्मद ने खुद अपनी बेटी के अगवा और डाके का ड्रामा रचाया है, वरना उसकी बेटी जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए अपने एक आशना के साथ भाग गई थी, और उसने ही अपने आशना के साथ मिलकर अपने माँ बाप को लूट लिया था। एसपी ने तो खुद दीन मोहम्मद के किरदार पर भी शक का इजहार किया था और ये इल्जाम लगाया था कि दीन मोहम्मद ने अपनी पहली बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी छोटी बहन से ब्याह रचा लिया था। लेकिन अब दीन मोहम्मद एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात बता रहा था। उसके बयान से तो ये साबित होता था कि इस गरीब का इतना बड़ा नुकसान भी हुआ और उल्टा उसे डरा धमकाकर शिकायत करने से भी रोक दिया गया। दीन मोहम्मद के इस बयान को गलत भी समझा जा सकता था, लेकिन इसके झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर जो दुख की तहरीर थी, वो इस पर होने वाले जुल्म की दास्तान बहुत साफ तौर पर सुना रही थी। अगर वो इस वक्त अपनी चेहरा शनासी के हुनर पर एतबार न करता, तो बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनकी बुनियाद पर खुद पुलिस मशकूक ठहरती। एसपी ने तो ये भी दावा किया था कि इस इलाके में डाकुओं का कुछ खास अमल दखल नहीं, और अभी कुछ दिन कबल एक ऐसा ड्रामा खेला जा चुका था जिसमें डाकुओं के हमले की न सिर्फ कबल अज वक्त इतला मिली थी, बल्कि नूरपुर को निशाना भी बनाया गया था। इस वक्त इसने इस बात को इसलिए नजरअंदाज कर दिया था कि वो समझ रहा था कि डाके का ड्रामा जंगल से की जाने वाली स्मगलिंग की तरफ से उसका ध्यान हटाने के लिए खेला गया है। लेकिन अब ये बात समझ आ रही थी कि ड्रामे भी तो किसी न किसी हकीकत की बुनियाद पर ही लिखे और बनाए जाते हैं। ये सारे वाकयात इस हकीकत की तरफ भी इशारा कर रहे थे कि पुलिस और डाकुओं का गठजोड़ बहुत मजबूत है और वक्त ज़रूरत वो एक दूसरे की पुष्टपनाही करते रहते हैं। जिस दिन मेरी धी की लाश मिली, अब्दुल मतीन पागल सा हो गया। आपने खुद देखा है इसे कि वो कितने तेज मिजाज का मुंडा है। हम दोनों मियाँ बीवी तो धी का गम भूलकर इसे ही संभालने में लग गए। वो किसी तरह कुछ समझने पर राजी नहीं होता था, हर वक्त मरने मारने की गल करता था। पुलिस वालों के लिए तो इसके जी में ऐसी नफरत बैठ गई थी कि इसका बस नहीं चलता था कि किसी तरह थाने पहुंचकर इन सबको जान से मार दे। इसकी यह हालत देखकर मैंने अमीर को शाहनवाज साहब के पास भेजा कि किसी तरह वही आकर अब्दुल मतीन को समझाएं। हम गरीब लोग हैं, अगर वो पुलिस वालों से जाकर भिड़ जाता तो इनका क्या बिगाड़ पाता, उल्टा हमें ही नुकसान होता। शाहनवाज साहब बड़े चंगे आदमी हैं। मेरी गुजारिश पर उन्होंने अब्दुल मतीन को समझाया बुझाया, फिर इसे अपने साथ ही ले गए। वो इनके पास से वापिस आया तो संभल चुका था,
लेकिन फिर इसके बाद उसने बोलना, चालना, खाना, कमाना सब छोड़ दिया। कई कई दिन घर से गायब रहने लगा। अब भी कई दिन गुजरे, वो घर नहीं आया। क्या आपके पास इसकी कोई शिकायत आई है? कहीं वो यहाँ थाने में तो नहीं पहुँच गया था? अगर उसी ने पुलिस वालों के साथ कोई बदतमीजी की है तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जवान खून है। बहन की जवानी में मौत का गम भूल नहीं पाया। अगर अपनी इस दीवानगी में वो कोई गलत कर बैठा है तो आप लोग इसे माफ़ कर दें। अब की बारी मैं इसे ताले में बंद करके रखूँगा। वो घर से निकल ही नहीं सकेगा तो यहाँ किस तरह पहुँचेगा? बस आप एक बारी उसे माफ़ कर दें। अपने जकड़े हुए हाथों को बांधकर वो शहरयार से दरखास्त करने लगा। वो इसे क्या जवाब देता? अभी चंद घंटे कबल ही तो उसने अब्दुल मतीन के सेहतमंद और तवाना जिस्म को एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरते हुए देखा था। वो जिसको ताले में कैद करके रखने की बात कर रहा था, वो तो जिंदगी की कैद से भी निजात पा चुका था। अब चाहे ये बूढ़ा इसे हाथ बांधकर किसी के सामने कितना ही गिड़गिड़ाता, इसका बेटा लौटाया नहीं जा सकता था। वो जहन में पैदा होने वाले इन उलझनों के साथ रोते हुए दीन मोहम्मद की तरफ देखने लगा। इसकी बीवी भी रोने के इस अमल में उसका साथ दे रही थी, जबकि 17-18 साल अमीन सर झुकाए अफसरदा सा बैठा था। वो पूरा मंजर एक लुटे पिटे खानदान का था और इस खानदान से किसी भी तरह ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो अपने बेटे के इस फेल में उसके शरीक होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि आखिर अब्दुल मतीन कैसे ये हरकत कर बैठा। यकीनन कोई ऐसा था जिसने उसके अंदर पलते नफरत के जहर को मजीद उभार कर उसे इस काम के लिए राजी किया था। इसे याद था कि जब वो दीन मोहम्मद की बेटी के अगवा होने के बाद उसके साथ उसके घर गया था तो अब्दुल मतीन इस वक्त भी बहुत बड़ा फरोख्ता हो रहा था। उसने उसके मुंह पर इस समेत हुकूमत के तमाम अफराद को लालची और बेईमान करार दिया था। इसके नज़दीक पुलिस डाकुओं के साथ शामिल थी। इसके इस इल्ज़ाम को इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता था कि पुलिस एक हद तक तो साफ ही जानिबदार नजर आ रही थी। एक नौउम्र जज्बाती लड़के के दिल में पलती बदगुमानी और नफरत से फायदा उठाकर उसे खुदकुश हमले पर राजी कर लेना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। इसे इस काम की तरकीब देने वाले ने इससे कहा होगा कि तुम जो कुछ सोचते हो वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये हुक्मरान ही हैं जो तुम पर गुजरे जुल्म के जिम्मेदार हैं। जाओ और इनमें से जितनों को तुम उड़ा सकते हो उड़ा दो। हो सकता है कि इसे भड़काने वाले ने उसे ये भी उम्मीद दिलाई हो कि इस तरह मौजूदा जालिम हुक्मरानों से निजात पालोगे तो इनकी जगह नए अच्छे हुक्मरान आने की उम्मीद है। गांव के माहौल में जिंदगी गुजारने वाला नौउम्र लड़का थोड़ी सी ही ब्रेन वॉशिंग के बाद इस काम के लिए कायल हो गया होगा, खासतौर पर इसलिए भी कि खुद उसके अंदर गुस्से और नफरत का जो अलाव भड़क रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि उसकी इस कैफियत से फायदा उठाकर उसे आलाकार बनाने वाला कौन था। वो कोई ऐसा ही शख्स हो सकता था जिसकी उसके नज़दीक अहमियत हो और काबिल एहतराम हो, क्योंकि बहरहाल अपनी जान से गुजर जाना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें जज्बाए शहादत लेकर जाने वाला जंग में जज्बाए शहादत लेकर जाने वाला सिपाही भी इस उम्मीद के साथ अपनी जान का नजराना पेश करता है कि इसके बाद उसे हमेशगी की जिंदगी अता की जाएगी। हो सकता था अब्दुल मतीन को भी किसी ने ऐसा ही लालच दिया हो और कहा हो कि जालिमों को कत्ल करना ऐन सवाब का काम है और इस काम में अपनी जान देकर वो कोई घाटे का सौदा नहीं करेगा। इसके लिए दुनिया में क्या रखा है? यहाँ इसके पास ना तो अच्छा खाना है, ना अच्छा पीना है, ना अच्छा लिबास और रिहाइश है। तो बेहतर यह है कि वो इससे सकती हुई जिंदगी की जगह नेमतों से भरी जन्नत के हुसूल के लिए कोशिश करे। इस तरकीब से सदियों से लोग मासूम जहनों को इस्तेमाल करके इनसे अपने मकासद हासिल करते आ रहे हैं। तारीख के सफ़ों में हसन बिन सबा समेत ऐसे कई किरदार मिलते हैं। अब्दुल मतीन को भी ऐसा ही कोई बंदा टकरा गया होगा जिसने ज़मीन नरम देखकर आराम से इसमें फितने का बीज बो दिया। मगर सवाल ये था कि वो कौन था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने इन तीनों के चेहरों को टटोला और फिर उसकी नजरें दीन मोहम्मद के चेहरे पर जाकर ठहर गईं, अमीन के चेहरे पर जाकर ठहर गईं। इसकी और अब्दुल मतीन की उम्रों में 3 साल से ज्यादा का फर्क नहीं था। इतने कम अरसे की छोट बड़ाई अमूमन बहन भाइयों के ताल्लुकात पर ज्यादा फर्क नहीं डालती और वो एक दूसरे के करीब ही होते हैं। और अमीन और अब्दुल मतीन तो थे ही कुल 2 भाई। मिजाज के फर्क के बावजूद इन दोनों की आपस में दोस्ती होनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा न सही
मगर इतनी दोस्ती का तो इन दोनों के दरमियान इम्कान मौजूद था कि वालिदैन के मुकाबले में अमीन अब्दुल मतीन की सरगर्मियों से ज़्यादा वाकिफ होता। इस ख्याल के आते ही उसने एक फैसला किया और दरवाजे के बाहर खड़े सिपाही को आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। यस सर। वो किसी बोतल के जिन की तरह फौरन हाजिर हो गया। इन तीनों की हथकड़ियाँ वगैरह खोलकर इन्हें पानी पिलाओ और इसके बाद इन दोनों मियाँ बीवी को SHO के कमरे में ले जाकर बिठाओ। मुझे कुछ देर इस लड़के से अकेले में बात करनी है। चाबियाँ तो DSP साहब के पास हैं सर, तो इनसे लेकर आओ। सिपाही के उज़र पर उसने झुल्लाकर हुक्म दिया। इस बार वो खामोशी से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो उसके पास चाबियां थीं, वो पानी भी साथ लाया था। इसकी हिदायत के मुताबिक उसने इन तीनों के हाथ पैर आज़ाद किए और फिर तीनों को बारी बारी पानी पिलाया। पानी पीकर वो तीनों काफ़ी पुरसुकून हो गए। जाने कितनी देर से वो इसी तरह प्यासे थे। खौफ और गिरिए ने हलक में मजीद कांटे उगा दिए होंगे। अब जो पानी मिला और इनके खौफ के बरक्स शहरियान ने इनसे नर्म लहजे में बात की तो इनकी थोड़ी सी तसल्ली हुई और ढारस बंदी कि सूरत हाल इतनी संगीन भी नहीं जितनी वो अपनी गिरफ्तारी के बाद से महसूस कर रहे थे। आप दोनों इस सिपाही के साथ जाएं, मैं अमीन से थोड़ी देर बात करके फिर आपसे मिलता हूँ। उसने नर्म लहजे में दिए गए हुक्म पर वो दोनों थोड़े से मुतज़ब्ज़ब तो नजर आए, ताहम उन्होंने उसके हुक्म की तामील की। इनके बाहर निकलने के बाद वो अमीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई, अब तुम बताओ कि अब्दुल मतीन कहाँ है? अमीन की आंखों में झांकते हुए उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वो हकलाया। ये तो मालूम होगा कि उसकी किन लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती थी। गांव के किन लड़कों के साथ उसका उठना बैठना था? उसने एक दूसरे जाविये से सवाल किया। उसकी किसी से भी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। वो ज़्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता था और अब तो उसने सबसे बोलना चालना मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया था। बस कभी कभी शाहनवाज साहब के पास चला जाता था, लेकिन अब वो उधर भी नहीं गया था। इनके पास अब्दुल मतीन के बारे में मालूम करने पर उन्होंने बताया कि वो कई रोज से इनसे भी मिलने नहीं आया। ये शाहनवाज साहब कैसे आदमी हैं? बार बार इस शख्स का गुफ्तगू में जिक्र आने पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। बड़े चंगे आदमी हैं जी। पिंड के कई लड़के इनके पास पढ़ने जाते हैं। अल्लाह ने इन्हें बड़ी मीठी जबान दी है कि अथरे से अथरा मुंडा भी इनकी गल चुप करके सुनता है। अब्दुल मतीन भी इनकी इसी आदत की वजह से इनके पास गया था, पर अब जाने वो कहाँ चला गया है। उसने शाहनवाज साहब को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अमीन उसे बता रहा था। उसके जहन में यकदम ही झमाका सा हुआ। इस बात का भी तो इम्कान था कि अब्दुल मतीन को बहकाने वाला शाहनवाज ही हो। शाहनवाज ही वो शख्स था जिसका वह एहतराम करता था और उसकी बात खामोशी से सुन लेता था। इस शख्स के लिए उसकी ब्रेन वॉशिंग करके उसे गलत राह पर चलाना बहुत आसान था। उसके जहन में उभरने वाले इस ख्याल को इस बात से भी तकवीत मिल रही थी कि शाहनवाज का तासुर एक बहुत ही नेक और हमदर्द शख्स जैसा था, लेकिन वो ऐसा शख्स था जिसे गांव वाले अच्छी तरह नहीं जानते थे। वो इनके दरमियान कहीं बाहर से आकर रहने लगा था और फिर अपनी सखावत, हमदर्दी और नर्म खुई की वजह से यकदम ही तमाम लोगों में मकबूल हो गया था। इस बात का भी इम्कान था कि उसने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ लोगों पर अपना ये तासुर कायम किया हो। इसके पीछे उसका कोई और मकसद था। वो किसी हद तक इसकी समझ में आ रहा था। वो गांव में एक मदरसा खोलकर बैठा था। इस मदरसे से गांव के कच्ची उम्र के लड़के पढ़ने जाते थे, जिन्हें वो जिस तरह चाहता होगा अपनी लच्छेदार बातों में लेता होगा। इससे मुतासिर ये लड़का इसकी हर बात को दुरुस्त समझते होंगे। शायद अब्दुल मतीन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके जहन ने यह सारा तजिया चंद लम्हों में किया और मुस्तरिब सा होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो वहां एक लम्हा भी नहीं रुका और तेज तेज कदमों से चलता हुआ थाने के उस कमरे में पहुंच गया जहां DSP मंजूर मौजूद था। दीन मोहम्मद और उसकी बीवी भी वहीं मौजूद थे। इसे अंदर दाखिल होता देखकर वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। इन दोनों को वापस इस कमरे में पहुंचा दो, लेकिन हथकड़ियां वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और 2-3 सिपाहियों के साथ एक गाड़ी फौरी तौर पर तैयार कराओ। हमें अभी इलाहाबाद के लिए निकलना है। ओके सर, DSP मंजूर ने फौरन जवाब दिया और उसकी हिदायत के मुताबिक अहकामात सादिर करने लगा। जब तक गाड़ी तैयार होने की इत्तला नहीं मिली, शहरयार एक कुर्सी पर बज़ाहिर पुरसुकून लेकिन अंदर से मुस्तरिब बैठा रहा। अगर उसका ख्याल दुरुस्त था तो ये भी हो सकता था कि इलाहाबाद पहुंचने के बाद उन्हें कुछ हासिल न हो। दीन मोहम्मद की अहल खाना समेत खामोशी से गिरफ्तारी की तायद के बावजूद उसे यकीन था
कि गांव वालों से ये बात पोशीदा नहीं रही होगी। गांव देहातों के माहौल में एक दूसरे से बेखबर नहीं रहा जाता। वहां बड़े बड़े शहरों की तरह इस बात का इम्कान नहीं था कि साथ वाले पड़ोसी को भी इस बात की खबर न हो सके कि इनके पड़ोसी पर क्या गुजर गई। अब तक तो शायद सारे गांव को इल्म हो चुका होगा कि दीन मोहम्मद को पुलिस ले गई है। ऐसे में वो लोग कैसे बेखबर रह सकते जिन्होंने अब्दुल मतीन को अपना आलाकार बनाया था। बहरहाल ये सब कुछ अभी इसका अंदाजा ही था। मुमकिन था कि असल सूरत हाल इसके बरक्स हो, लेकिन इसकी पड़ताल तो जरूरी थी। सो अब वो इलाहाबाद जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। थाने से गाड़ी रवाना होकर कुछ ही दूर गई थी कि इन्हें एसपी की गाड़ी आती नजर आई। डीएसपी मंजूर ने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। उसने रुके बगैर आगे बढ़ जाने का इशारा दिया। जीप फौरन फर्राटे भरती हुई आगे निकल गई। इलाहाबाद पहुंचने तक वो एक तरह से फारिग था, इसलिए उसने मोबाइल ऑन करके अब्दुल मन्नान से राब्ता किया। हाँ अब्दुल मन्नान, क्या पोजीशन है? राब्ता होते ही उसने सवाल किया। सर, खबर मिली है कि शदीद जख्मी अफराद को यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया है। अस्पताल का अमला मुस्तैदी से जख्मियों की ट्रीटमेंट में मसरूफ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इन कामों की शुद्ध है, इनको इलाके से जमा कर लिया है। ब्लड देने के लिए भी बहुत से लोग जमा हो गए हैं। उम्मीद है कि नुकसान उठाए बगैर मामला सेट हो जाएगा। अब्दुल मन्नान ने रिपोर्ट दी, जो किसी हद तक तसल्ली बख्श थी। मीडिया के अफराद का कैसा रवैया है? एक दूसरा ख्याल आने पर उसने चौंका। वही मामूल के मुताबिक किसी स्टोरी का खोज लगाने के चक्कर में वो लोग छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने घेर लिया था कि इस हादसे के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करूं कि हमें ये इतला भी मिल गई है कि आपके हुक्म पर चंद लोगों का गिरफ्तारी की गई है। वो ये जानने के लिए बेचैन है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनका इस हादसे से क्या ताल्लुक था, और सबसे बढ़कर ये कि आप इस वक्त कहाँ हैं। उसने बताया तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। नूरपुर में खुदकुश हमलावर के तौर पर अब्दुल मतीन को शनाख्त करते ही उसके जहन में सबसे पहले ख्याल यही आया था कि उसके घर वालों को तफ्तीश के लिए पुलिस कस्टडी में ले लिया जाए। इस वक्त उसने डीएसपी मंजूर को फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी के अहकामात भी दे दिए थे। जब वो इन्हें ये अहकामात दे रहा था तो यकीनन किसी सहाफी के कानों में भनक पड़ गई होगी, या हो सकता है कि नूरकोट थाने में ही किसी सिपाही वगैरह ने मुखबरी कर दी हो। तुम इनके सवालों के जवाब में फिलहाल खामोश रहो। मैं इस मामले में किसी बहुत बड़ी साजिश की बू सूंघ रहा हूँ, इसलिए हमें पूरी एहतियात करना होगी कि जरा सी भी कोई बात मुंह से ना निकले जो कि बड़ी गैर जिम्मेदारी करार दी जा सकेगी। मैं वापस आकर तुम्हें तफसील से सारी बात बताऊंगा। अभी मैं पुलिस वालों के साथ इलाहाबाद जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हमारे मोबाइल पर राब्ता मुमकिन नहीं रहेगा। तुम अपने तौर पर सारे इंतजाम से निपट लेना। अगर जख्म ज्यादा तकलीफ दे रहा हो तो घर जाकर रेस्ट भी कर सकते हो। एसपी साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी होगी, इन्हें भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वो धमाके से खुद भी मुतासिर हुआ था, लेकिन अब्दुल मन्नान की तरफ से उसे फिक्र थी। असल में इस बेचारे के जख्म से अच्छा खासा खून बह गया था, जबकि इसे ज्यादातर अंदरूनी चोटें लगी थीं, जो फिलहाल तो कुछ नहीं कह रही थीं, लेकिन इसे इल्म था कि जरा सा आराम मिलते ही वो एहतिजाज करने लगेंगी। मैं ठीक हूँ सर, आराम की जरूरत महसूस नहीं कर रहा। मुशर्रफ खान ने बड़ी महारत से ड्रेसिंग कर दी है। इस वक्त भी वो मुझसे इजाजत लेकर तिब्बी इमदाद देने वाले अमले की मदद करने में मसरूफ है। ओके, जैसा तुम मुनासिब समझो, उसने मुख्तसर जवाब देकर सिलसिला कलाम मुनक़ते कर दिया। मोबाइल बंद करते ही इसकी बेल बजने लगी। स्क्रीन पर आने वाला नंबर सज्जाद राना का था। उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो शहरयार, हेलीकॉप्टर रवाना हो गया है। इस बात की तो तुम्हें इतला मिल गई होगी। इस वक्त मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि मम्मी से बात कर लो। इन्हें कहीं से हादसे के बारे में खबर मिल गई है और अब तुम्हारे लिए परेशान हैं। बेहतर है कि तुम खुद इन्हें तसल्ली दे दो, सज्जाद राना ने कहा, और फिर इसे फौरन ही मोबाइल पर मोमानी आफरीन की आवाज़ सुनाई देने लगी। कहाँ हो शहरयार बेटा, तुम ठीक तो हो? वो सगी माँ जैसी परेशानी के आलम में पूछ रही थीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोमानी, आप मेरे लिए परेशान और फिक्रमंद ना हो, शहरयार ने उन्हें तसल्ली दी। कैसे फिक्रमंद ना हूँ? तुमने तो सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। सज्जाद पुलिस की नौकरी में होकर इन हंगामों में इतना नहीं घिरा लेता जितना तुम परेशान करते हो। छोड़ दो ये सब और वापस यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हारे मामू से कहकर तुम्हारे लिए कोई बिजनेस सेट करवा देती हूँ। वो गुस्से और परेशानी की मिली जुली कैफियत में परेशान लहजे में बोल रही थी।
इसलिए आवाज़ कुछ बदली हुई लग रही थी। मुमकिन था कि वो रोई भी हों। वो अच्छी तरह जानता था कि इनके दिल में इसके लिए क्या जज्बात हैं, इसलिए बुरा माने बगैर धीमे लहजे में बोला, इस मौजू पर हम बाद में इत्मीनान से बात करेंगे। फिलहाल आप ये तसल्ली रखें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। जवाब में वो फिर शायद कुछ बोली थी, लेकिन अब उनकी आवाज़ कट कट कर आ रही थी, इसलिए वो इनकी बात समझ नहीं पा रहा था। यहाँ सिग्नल्स आने बंद हो गए मानी जान, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ज़रा बुलंद आवाज़ में ये बात कहते हुए उसने लाइन काट दी। अब पता नहीं इन तक इसकी बात सही तरह पहुँची भी थी या नहीं, लेकिन मज़ीद इनसे बात करने की पोजीशन में वो नहीं था। इसके साथ पुलिस पार्टी मौजूद थी। बेशक वो लोग ये बात समझते थे कि निजी ज़िंदगी में सभी इस तरह के रिश्तों जज्बात से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इनके सामने इस तरह के इजहार से वो बचना चाहता था। बाज़ ओहदे और जिम्मेदारियां इसी बात की मुतकाजी होती हैं कि इंसान अपने जज्बात को पसे पुश्त रखकर काम करे। अगर ऐसा ना होता तो क्या वो इस लड़की को अपने जहन से झटक कर, जिसने पहली बार उसके दिल पर दस्तक दी थी, यूं अपने फ़राइज़ की बजावरी के लिए कोशां हो सकता था? फ़राइज़ और मसरूफियात के उलझावों में इसे तो इतनी भी मोहलत नहीं मिल सकी थी कि कभी खुद से इस लड़की की मोहब्बत के एतराफ़ की फुर्सत ही निकाल पाता। वो जिस गर्दाब में फंसा हुआ था, उसने उसे नाजुक जज्बात को पूरी तरह समझने का मौका ही नहीं दिया था। उसे तो ये भी एहसास नहीं था कि मनो मट्टी तले दफन हो जाने वाली लड़की उसके खून में चुपके से सरायत कर चुकी है और हर पल हर खतरे से बेनियाज होकर मुतहर्रिक रहती है और उसे तहरीक देती रहती है। वो तब्दीली का ख्वाहां था, मगर इस ख्वाहिश को दीवानगी में मुब्तला कर देने का सबब महबानो थी, और ये बात फिलहाल वो समझ नहीं पा रहा था। लाइनी ख्यालात में घिरे आखिरकार वो लोग अल्लाहाबाद पहुंच गए। इसकी निशानदही पर जीप का रुख उस तरफ कर दिया गया जहां उसने शाहनवाज का मदरसा देखा था। जीप मदरसे के दरवाजे पर जाकर रुकी तो उसने देखा कि वहां बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है। ये एक चौंका देने वाली बात थी। उसकी मालूमात के मुताबिक तो शाहनवाज की रिहाइश यहीं पर थी। अगर वो यहाँ रहता था तो बैरूनी दरवाजे पर ताला लगाने की इसके सिवा कोई वजह समझ नहीं आ रही थी कि वो खतरा भांप कर पहले ही फरार हो चुका था।